आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। देखिए पाकिस्तान, चाइना, हम सबको पता है कि इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें। और ये अब वॉर्स ने साबित कर दिया है कि आपको ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अग्निवीर स्कीम के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने ये दिखा दिया कि आपको इन्फेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ब्रिगेड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भारत वैसे तो अगर एक्टिव और रिजर्व्ड की बात करें तो 30 लाख के करीब है हमारे पास सिपाही, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारे पास है। इसके बाद चाइना आता है। और चाइना वो बात नहीं है, चाइना बैटल टेस्टेड नहीं है। उनकी बोला जाता ना उनके लिए कि अगर वो युद्ध पे उतरे तो वो गए काम से। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत बैटल टेस्टेड है। लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी हमको नई ट्रूप्स लानी पड़ेगी, नई ब्रिगेड्स लानी पड़ेंगी। और यही हुआ है, बात करेंगे इसकी। लेकिन बता दो कि बस हमको 1 महीना आप दे दीजिए। अब दोस्तों 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 4 दिन बचे हैं, फटाक से कोर्स में अवेल करें। परसों टेलीग्राम ग्रुप हम बना देंगे। फोकस कूपन कोड है, 400 रुपये का ये कोर्स है। हर दिन आपको एक नई टेक्निक बताई जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो अब देखिए पाकिस्तान, अभी आपने देखा कि मार्को रूबियो से मिला इशकदार। हालांकि पाकिस्तान को लेकर भारत काफ़ी सख्त रहा और पहलगांव हमले की निंदा लगभग हर एक देश ने की है ना, जो भी भारत के साथ रहा है। पाकिस्तान के ईरान से भी रिश्ते बहुत ख़राब हुए, हम तालिबान के भी करीब जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को सबने छोड़ दिया है। अभी भी अमेरिका पाकिस्तान का उंगली पकड़ के चल रहा है। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन एंड ऑल्सो रिजर्व्स बलूचिस्तान में। तो जो भी हो, अभी भी दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है। तो चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका और चाइना, आपको पता ही है। तो चाइना भाई, उसका भी मकसद क्या है? वो घूम के तेल नहीं लेना चाहता है, वो सीधा सीपेक बना के तेल लेगा। मेन तो उसका मकसद ये ना कि हमको सस्ते में, हम तुम्हारे घर से रास्ता बना ले और हमको सस्ते में एनर्जी मिल जाए। लेकिन वो बैकफायर कर गया है पूरी तरीके से। तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान का थ्रेट हमेशा हमको बना हुआ है। अब अभी पहलगांव हमला हुआ या फिर उससे पहले जो शिवकोड़ी हमला हुआ, तो उसमें यही था ना कि बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं वो जम्मू कश्मीर से हटा के लद्दाख रीजन में भेज दिए गए हैं। ये बातें चली थी, ठीक है, कि यहां से ट्रूप्स हटाए क्योंकि कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है और वहां पे लगा दिए। तो अब इसको फुलफिल करने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए भारत जो है वो फ्यूचर रेडी फोर्स, एक तो मॉडर्नाइजेशन, इंडियन आर्मी ने ये बोला कि कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन है। इसमें मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से इंडियन आर्मी, अभी 4 दिन पहले आप देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि किस तरीके से भारत ड्रोन्स, AI का यूज करेगा। तो एक फ्यूचर रेडी फोर्स बना रहा है। अब ये जो रिफॉर्म्स है, ये हमारे उपेंद्र द्विवेदी जो जनरल है, उन्होंने बोला है विजय दिवस 26 जुलाई क्यों होता है? हमने कारगिल को फतह किया था, हम डिफेंसिव है। डिफेंस फोर्सेस क्या होता है कि आप अपने बॉर्डर को डिफेंड करें। ऑफेंस फोर्सेस कभी नहीं आप देखेंगे, डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि पूरी दुनिया यही कि हम भैया एग्रेसर नहीं है, हम तो अपने बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें तो बताया कि देखिए जो एजिलिटी है और जो टेक्निकल सुपीरियरिटी है, साथ ही साथ कॉम्बैट इंटीग्रेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सैंडविच्ड है, इधर पाकिस्तान इधर चाइना है, दोनों से निपटने के लिए हम सक्षम हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चाइना, देखिए पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है चाइना पूरा सपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान की तो कुछ औकात नहीं वो बना पाए, वो सब खरीदते हैं, वो उनको ऑपरेट तक नहीं कर पाते। तो इसीलिए चाइना के ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, टर्की के ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं। और ये दोस्तों हमारी आर्मी ने भी बोला था, उपेंद्र द्विवेदी का ही ये कहना था कि इट्स ऑफिशियल नाउ कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये 3 देश इन्वॉल्व थे। इंडिया वर फाइटिंग 3 फ्रंट वॉर, मतलब 3 देशों से एक साथ लड़ रहा था वो, और उसके बावजूद हमने हराया। अब चाइना से भी हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं भाई। चाइना वीजा इंक्रीज, उसका रीजन ये ना, शी जिनपिंग देखिए जो हू जिनताओ, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अब आ रहे हैं सामने और वो थोड़े मॉडरेट हैं, है ना। शी जिनपिंग का आप देखते हैं, शी जिनपिंग ने बहुत कम कर दिया है आना। शी जिनपिंग के सारे ऑब्जेक्टिव फेल हो गए, सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए, सब कुछ उनका पीछे चला गया। तो एज अ लीडर अगर उनको अब, क्योंकि 2027 में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और अभी 2 साल ही है, 2 साल के आप ये मान के चलिए। अभी जब हम 2000 भाई, अब 2 साल बाद वर्ल्ड कप, अभी लगता है 2023 अभी की बात थी और अगले के अगले साल वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि इतनी तेजी से समय बीत रहा है। 1.5 साल बाद अगर शी जिनपिंग को बने रहना है तो उनको कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, ताइवान पर हमला करना पड़ेगा।
शी जिनपिंग का प्रभुत्व घट रहा है, इसीलिए इंडिया और चाइना के रिलेशन ठीक हो रहे हैं। वीजा भी हमने चाइनीज नेशनल्स को देना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी चीज है कि रुद्र और भैरव यूनिट्स जो हैं वो हमारे यहां उनकी एंट्री हो गई है। ठीक है, इन यूनिट्स को लाया जाएगा। तो नया रुद्र ऑल आर्म ब्रिगेड जो है, आर्मी जो है इसको स्टैब्लिश करेगी, जिसमें वेरियस कॉम्बैट आर्म्स है। इसमें इन्फेंट्री भी, पैदल सेना भी आएगी, आर्मर टैंक्स भी आएंगे, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सबको आप कंबाइन कर दे तो आपकी रुद्र ब्रिगेड बनेगी। आप समझ रहे हो ये सब? यानी कि भाई जैसे अब होता क्या है कि अगर आप पैदल सेना तो अलग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अलग ब्रिगेड, उनका अलग, इंटीग्रेट हो गया है। सारी की सारी चीजें जो है ना इंटीग्रेट हो गई है। इसमें स्पेशल फोर्सेस भी रहेंगी। उसके बाद भैरव भी है हमारे पास। तो ये नया फॉर्मेशन जो है, ये जो ब्रिगेड्स हैं ये परमानेंटली डिप्लॉयड रहेगी, यानी कि कभी नहीं, हमेशा पीस और वॉर टाइम के लिए, कि जब शांति है तब भी ये डिप्लॉयड है और अगर युद्ध के हालात बने हैं तो भी ये डिप्लॉयड है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी एक ऐसे ही फोर्स का ऐलान किया है, ठीक है, कि हम एक इसी तरीके की फोर्स बनाएंगे। अब यहां पे ये एक्सरसाइज और कॉम्बैट में ये जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ 2 रुद्र ब्रिगेड्स जो है इसको ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, यानी कि ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि काफी समय से ये बात चल रही थी कि आप और बॉर्डर ब्रिगेड्स लेके आए, जितना ज्यादा हो सके बैटल ग्रुप्स को। ये देखिए आईबीजी क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 5 से 6 हजार ट्रूप्स होते हैं स्पेसिफिक एरियाज में। 2001 में ऑपरेशन पराक्रम होता है। 2001 में ऑपरेशन पराक्रम होता है। तो जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ, उससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा हम और पहले चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से देखिए। बहुत ज्यादा पहले वो जैश ए मोहम्मद की मैंने बात की है, पूरा किस तरीके से मसूद अजहर को छुड़ाया गया। लेकिन जैसे ही मसूद अजहर को छुड़ाया गया, 1989 में बनता है आपका लश्कर ए तैयबा। जैसे ही सोवियत अफगान वॉर खत्म हुआ, उसके बाद 11 साल बाद 2000 में आपका जैश बनता है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है। लश्कर ने क्या किया, कश्मीर में जो भी जैसे JKLF है, जितने भी, उन सबको हटा दिया, उन सबको साइड में कर दिया। तभी आपको JKLF और जितने भी सेपरेटिस्ट, वो सब के सब आपको कहां पे मिलेंगे? आपको डेमोक्रेटिक भी है, हम तो शांति के मसीहा हैं, है ना। बिट्टा कराटे और ये सब, खैर वो तो अभी भाग गया है। तो ये सब आपको एकदम शांति, क्योंकि भाई आर्मी ने तोड़ ताड़ दिया और लश्कर इनको मार रहा था। अब क्या होता है, अब 1993 की एक CIA की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान की हवा टाइट है, पाकिस्तान ये मान चुका है कि हम भारत को कभी नहीं हरा सकते, राइट। उसके बाद जैसे ही 1999 में, 2000 में, मतलब आप मान के चलिए, मसूद अजहर को छुड़ाते हैं तो जैश बनाता है वो, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करता है। ठीक है, पहले वो जम्मू एंड कश्मीर की 2001 में, आप विश्वास करेंगे, एक असेंबली पर हमला हुआ, जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हमला हो गया, विधानसभा पर, पार्लियामेंट पर हमला हो गया मेरे भाई, पार्लियामेंट पर हमला हो गया। तब भी हम चुप रहे। लेकिन फिर सेना ने ये बोला, सरकार ने ये बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि ऑपरेशन पराक्रम, अब उसमें जितनी भी ट्रूप्स थी हमारी, सबको बैटल रेडी रखा गया कि अगर सिचुएशन बिगड़े तो मार दो। अब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मिलिट्री जनरल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं थोड़ा। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ बहुत सारी, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलैप करती है, तो कुछ नाम मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, जब भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ, ये कोई मेरे पास स्क्रीन तो होती नहीं है बाकियों की तरह कि मैं बोल के पढ़ दूँ। ठीक है, मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग, तो सिर्फ अपनी नॉलेज पर रिलाई करता हूँ, और जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होती है। 1-2% अगर इधर उधर हो जाए फ्लो में तो अलग बात है, बाकी आप लोग हुई मुझे कई बार करेक्ट करने के लिए, तो अच्छा लगता है मुझे। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर बोलते हैं कि भाई हम तो तैयार थे, हम तो पाकिस्तान की चढ़ाई करने के लिए तैयार थे। सरकार की तरफ से उनका इशारा था कि सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया, यानी कि अगर ग्रीन सिग्नल दिया गया तो हमने तो फॉर्मेशन में थे, हम तो अटैक कर देते। ऑपरेशन पराक्रम इसीलिए था ही, तो फिर मतलब क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ दिखानी थी, हमको स्ट्रैटेजिकली रिस्ट्रेंट बरतने के लिए बोला गया। चलो भैया कोई बात नहीं। इसके बाद आर्मी कहती है कि IBG बनाओ, ये इंटीग्रेटेड ग्रुप्स, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, क्योंकि देखिए इनको पता लग गया पाकिस्तान को कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं और इनसे हम जीत नहीं सकते। तो इन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू कर दिए। जब IBG बना, IBG क्या थे, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो पर्टिकुलर ऑपरेशन करके वापस आ जाएंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि ये काफी लेट हुआ, हमने IBG बना के रखे थे, जब 26/11 हुआ तो इसमें बात हुई कि हमने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया है, इन छोटे छोटे बैटल ग्रुप्स को, इसको लॉन्च करिए, ऐसे ही पड़े हुए थे, बस बना के हमने रख दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान ये बात समझ गया, तो पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए। उन्होंने कहा कि अब ये न्यूक्लियर वेपन जो है
वो फुल ऑन नहीं, लेकिन छोटी छोटी जगहों के लिए है, मारेंगे तो मारेंगे, ये चीज़ है। तो एक ये सब हुआ। अब सर्जिकल जब स्ट्राइक हुई 2014 के बाद से जब, तो इन ग्रुप्स को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद ये ग्रुप्स जो है ये दोबारा से आ गए फोकस में। तो अब ये बताया गया है कि इन्हीं आईबीजीज को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि ये जो आईबीजीज है ये अभी भी सरकार के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल। और एक बार अगर ये एक्टिव हो गए तो पीओके दोस्तों आसानी से आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स और फॉर्मेशन जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑल आर्म्स वन, क्योंकि इंटीग्रेट करना है आपको, सब कुछ एक पे लाइए ताकि आपको यूनिफॉर्मिटी मिले। युद्ध में ना ये सब नहीं चलता है, युद्ध में आपको मारना है बस। अब मारने के लिए जितना ज़्यादा स्मूथ आप करेंगे तो उतना अच्छा है। तो जितना अच्छा इंटीग्रेशन होगा कि भाई ड्रोन चाहिए, ड्रोन हमारे पास है, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस चाहिए, वो हमारे पास है, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन करके आएंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को सिक्योरिटी बनानी है, पेरीमीटर बनाना है, वो हमारे पास इन्फेंट्री है। तो ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, तबाही मचानी है, आर्टिलरी है, टैंक्स है, तो इंटीग्रेटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये दो जो इस तरीके की रुद्रा ब्रिगेड्स है दे आर सेटअप। और नई भैरव, अच्छा भैरव ब्रिगेड में दे आर लाइट कमांडो बटालियंस, ठीक है, ये इन्फेंट्री सही और इसके बाद लेटेस्ट वेपन्स, गैजेट्स एंड ड्रोन्स है। अब जहां कमांडो की बात आती है वहां पे आप समझ लीजिए रुद्रा तो आपकी इंटीग्रेटेड है, लेकिन जो भैरव है उसमें सिर्फ कमांडो रहेंगे। ओके, तो आर्मी जो है 40 से 50 भैरव लाइट कमांडो बटालियंस जो है ये बना रहा है फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्फेंट्री यूनिट्स। अब इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख रहे हैं कि आर्मी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नवीनीकरण हो रहे हैं। जो भी लूपोल्स है उनको, अनिल चौहान की मैं बात रिपीट करूंगा, हमारे सीडीएस, उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। जितने लूपोल्स जो भी हमको इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पता चले, ये बटालियंस है, ये कटिंग एज वेपन्स इनके पास होंगे, गैजेट्स एंड ड्रोन्स होंगे, ठीक है, डिजाइन फॉर रैपिड रिस्पॉन्स एंड कॉवर्ट वॉरफेयर। जहां कॉवर्ट वॉरफेयर की बात आती है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, पता भी नहीं चलेगा दुश्मन को, क्योंकि हम ये कई बार बोलते हैं कि पाकिस्तान को जब तक उसकी औकात आप नहीं दिखाएंगे वो काम करता रहेगा। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, उसके पास पैसा आया, वापस से वो लॉन्च पैड्स, आतंकी लॉन्च पैड्स बना रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसे यूनिट्स तैयार करते पड़ेंगे। आप इतनी बार मारिए पाकिस्तान को, चलो ठीक है आप ऑल आउट वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो आपको आतंकवाद टेबल पे रखना पड़ेगा, और जब तक पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है तब तक ऐसा बहुत मुश्किल है। या तो फिर भयंकर विद्रोह हो जाए पाकिस्तान में, वो भी अभी हाईली अनलाइकली है। अब देखेंगे, अभी इमरान खान के बच्चे जो है 5 अगस्त को मेगा रैली करेंगे, क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि उनकी आर्मी जाने वाली है, ठीक है। तो अब उसको ख़त्म करने के लिए एक तो बड़ी बात है, लेकिन आपको परिवार को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी 22 अप्रैल को ये किया था। दूसरा, आपको लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, लगातार उनके आतंकी ग्रुप को ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, परिवार को टारगेट का मतलब है आप उनको धमकाएं, आप उनको बोले कि आपके यहाँ रहते हैं, आप प्रेशर बनाएं। ओल्ड बॉय ग्रुप है इनका, जो कि पूरा सब कुछ कंट्रोल करता है, बॉयज़ ग्रुप नाम से, बॉयज़ क्लब नाम से पाकिस्तान में चलता है। तो ये उस हिसाब से ये बहुत ही, इसी वजह से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि छोटे छोटे ऑपरेशन करके जैसे ही इनको पता चले, जैसे मसूद अजहर अभी पीओके में देखा गया, तो उसको निपटा दो, तो जैसे ही पता चले निपटा के आ जाओ। तो दे विल ऐड टू एग्जिस्टिंग 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज एंड 5 पैरा स्पेशल फोर्सेज जो एयरबोर्न है, ऊपर से गिरते नहीं है, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में, या जो प्लेन से जिनको गिरा, तो वो अभी उसमें देयर आर 620 सोल्जर्स। तो इसी को और ज़्यादा पावर दी जाएगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर एंड सर्विलेंस भी होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे शक्तिबान आर्टिलरी रेजिमेंट्स, इनको रेस किया जा रहा है, कन्वेंशनल टैक्टिक्स हम ऊपर जा रहे हैं। तो दिव्य अस्त्र सर्वेलेंस बैटरीज फॉर रिकॉनेसो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस बैटरी से सब चलता है। और 400+ इन्फेंट्री बटालियन जो है, तो इनको ड्रोन प्लेटून्स दिए जाएंगे, हर चीज़ के लिए एक अलग। देन देयर इज एयर डिफेंस का क्या, तो आर्मी जो है एयर डिफेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें भी जो चाइना और पाकिस्तान से एरियल थ्रेट्स है, यही मेन हुआ ना भाई। मेन तो ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन अटैक्स हुए, टर्की के सोंगार ड्रोन, उधर चाइना के, तो मेन ड्रोन अटैक्स हुए। 2 रेजिमेंट्स आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल, उसको इंडक्ट किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट 8000 करोड़ है। वो हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस के लिए उसको इंस्टॉल किया जाएगा लद्दाख रीजन में। देन उसके बाद वी हैव QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको लगभग 36,000 करोड़ से हम प्रोक्योर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है। चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है पाकिस्तान को, तो उस हिसाब से ये हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उधर मिसाइलें फटाक से एक्टिव हुए।
भाई वो मिसाइल क्या पकड़ पा रही है? जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो भी मिसाइल का ही तो काम करता है, वो भी मिसाइलें हैं, तो क्या वो पकड़ पाएंगी? तो इसीलिए इस तरीके की मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 25 किलोमीटर की इंटरसेप्शन रेंज है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन के लिए, और QRSAM की 30 किलोमीटर है। तो आकाश प्राइम की 25 और QRSAM की 30 किलोमीटर। तो ये भारत का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ये स्ट्रेंथन करेंगे। और S400 के साथ इस डिफेंस सिस्टम ने 100% एक्यूरेसी दी है। एक भी ड्रोन और मिसाइल हमारे पास नहीं आ पाई, बल्कि जो आयरन डोम है, सी डोम है, जो इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम है, वो भी भेज दिया गया, लेकिन हमारा जो है वो नहीं भेजा गया। तो एक बहुत बड़ी बात है। बाकी एक मैसेज है एडवर्सरीज के लिए। जनरल द्विवेदी ने यही बोला है कि हमने पाकिस्तान को एक चांस दिया था पीस के लिए, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया? कॉवर्डीज। अब हम देखो, कैरेट एंड स्टिक, हम तुमको गाजर देंगे और अगर नहीं मारोगे तो डंडे से मार मार के पिछवाड़ा सजा देंगे। तो यही एक तरीके से बोला गया है यहाँ पे जनरल द्विवेदी की कि हमने तुमको एक चांस दिया था, अमन चैन ले आओ, लेकिन तुमने वो किया नहीं। अब हम वीरता से उसका प्रमाण देंगे कि हम कितने वीर हैं, तुमको दिखा देंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो वेल प्लान्ड, प्रिसाइज एंड डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स, और बोला है कि कोई भी फ्यूचर मिस एडवेंचर, ये बहुत बड़ी बात है, तो तुम बचोगे नहीं। तो जाहिर सी बात है जो नए ब्रिगेड्स हैं वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, एंड होप सो कि इंडिया की आर्मी और ज़्यादा ताकतवर हो और अगली बार पहलगांव हमले जैसा कोई सोचे भी तो वहीं पे पैंट गीली हो जाए उसकी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी शानदार कोर्स डीप वर्क द पावर ऑफ फोकस का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।